A very good morning to one and all, and welcome to the second episode of the webinar series initiated by the WASH Observatory to keep the WASH community well connected and informed about the WASH program implementations in Bihar and elsewhere in the country, and to provide a platform for knowledge exchange and cross learning for all the stakeholders active in the WASH domain. We hope that this initiative will support them in their efforts towards achieving scalability and sustainability in their WASH interventions. Today, we have with us as our guest speaker Mr. V.K. Madhavan, Chief Executive, WaterAid India. Mr. Madhavan has spent 15 years working in rural India on an integrated development approach. First in the districts of northwestern Rajasthan with the Urmul Rural Health Research and Development Trust, and then with the Central Himalayan Rural Action Group Chirag. Mr. Madhavan has also worked on policy related issues with ActionAid as an independent consultant, and then on women's leadership and governance with the Hunger Project. Since May 2016, Madhavan has been the Chief Executive of WaterAid India. Welcome, sir, to this webinar series. While substantial progress has been made in access to clean drinking water and sanitation, access to WASH in rural areas is still a major problem, while the access to safe, sustainable and affordable WASH in urban poor communities still poses a major challenge. We welcome you, sir, to speak on this issue, which is an area of major concern for all the stakeholders working in this domain. Welcome, sir. सरकार का ये आंकड़े ये बताते हैं कि 2019 में जो है, जब केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, तो उस समय सिर्फ 2% घरों में बिहार में घर पर पेयजल की व्यवस्था नल द्वारा उपलब्ध थी, जबकि आज की तारीख में ये बताया जा रहा है कि ये लगभग 90% से अधिक है। अब सवाल यह है कि अगर क्योंकि जल जीवन मिशन की घोषणा से पूर्व ही हर घर पर पेयजल उपलब्ध करवाने का जो संकल्प है, वो मुख्यमंत्री की जो 7 निश्चय है उसके अंतर्गत इस पर जोर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अगर ये इतनी कम समय में, इतनी कम अवधि में अगर ये असर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार की जो अपनी प्रयास है उसके फल नजर आ रहे हैं। वर्तमान की स्थिति के हिसाब से लगभग 101 विकास खंड या ब्लॉक हैं जहां की हर घर में नल पहुंचाया गया है। लगभग 5000 से अधिक ग्राम पंचायत हैं और लगभग 31,000 ऐसे गांव हैं जहां की हर घर पर नल पहुंचाया गया है। अगर इन स्वच्छता और अगर पेयजल की व्यवस्था को देखें, तो सवाल ये आता है कि इन दोनों मसलों में कि बहुत व्यापक स्तर पर हर घर पर शौचालय की व्यवस्था है, हर घर पर लगभग 90% घरों में पेयजल की व्यवस्था है। तो इन आंकड़ों को अगर देखें तो लगता है कि शायद बहुत कम करने की जरूरत है वाटर सैनिटेशन हाइजीन के क्षेत्र में बिहार में, क्योंकि बिहार में अगर 90% घरों में पेयजल की व्यवस्था है, लगभग 99% घरों में अपनी शौचालय की व्यवस्था है, तो एक तो सवाल ये हो सकता है कि शायद हमें इस विषय में बहुत कम काम करने की जरूरत है और शायद हमें अपना ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहिए और इस पर फोकस करना चाहिए कि और क्या नई चुनौतियां हैं जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, या हमें संभवतः मुड़कर कुछ सवाल पूछने चाहिए कि ये जो प्रगति जो सरकारी आंकड़ों में दिख रहा है, वाकई ये प्रगति अगर क्या ये सही है या इसमें भी सुधार की गुंजाइश है। अगर ये सवाल पूछें कि स्वच्छता में क्या करने की जरूरत है वर्तमान की स्थिति को देखते हुए, तो पहला सवाल आता है कि क्या राज्य स्तर पर क्या कोई ऐसी कोई व्यवस्था है, कोई इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है जिससे कि ये आंका जा सकता है कि वाकई
हर घर में क्या एक शौचालय की व्यवस्था है, क्या वो व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, क्या इसका इस्तेमाल लोग कर पा रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था है राज्य स्तर पर जो हमें बता पाए कि ये आंकड़े जो हैं ये सही हैं कि नहीं है। अगर जो नेशनल सैंपल सर्वे की जो 76वां जो अगर सर्वे के अगर आंकड़े देखें तो लगता है कि नहीं, सुधार की बहुत गुंजाइश है। इसी तरह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की अगर हम 5वीं चरण की अगर हम आंकड़े देखें तो वो भी ये दर्शाता है कि बिहार में स्वच्छता को लेकर और काम करने की जरूरत है। दूसरा जो सवाल जो आता है कि अगर ये 99% अगर मान लीजिए घरों में अगर शौचालय की व्यवस्था है भी, तो केंद्र स्तर पर जब देखते हैं तो सरकार का मानना है कि ये 2012-2013 की जो बेसलाइन है उस आंकड़े पर आधारित है। तो संभव है कि इस 8 साल 7 साल की अवधि में घरों की संख्या बढ़ी होगी, जनसंख्या में वृद्धि हुई होगी। तो सवाल ये आता है कि फिर रह कौन गया है? हाँ? और अगर कुछ लोग रह गए हैं तो हम क्या वो इसलिए रह गए हैं कि वो गरीब हैं या उनके और कोई सामाजिक कारण है जिसके चलते वो रह गए हैं, या अगर हो सकता है कि कुछ टोले, कुछ बस्तियां, कुछ गांव रह गए हैं, तो क्या ये एक्सक्लूजन जो है ये ज्योग्राफिकल है, स्पेशल है, या आर्थिक सामाजिक कारण है जिसके चलते हुए कुछ लोग रह गए हैं? तो क्या इनकी पहचान हो सकती है कि जो रह गए हैं तो वो क्यों रह गए हैं? और ये जानना इसलिए जरूरी है कि अनुभव ये बताता है कि अगर हम अन्य विकास के कार्यक्रमों के अनुभव अगर देखें तो अनुभव बताता है कि जो निम्न वर्ग के हैं या जो आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से जो वंचित है, उनको आमतौर पर सरकारी कार्यक्रम से बहुत विलंब के बाद लाभ मिल पाता है। और अगर वाकई जो कमजोर के लोग हैं उनको अगर अब तक घरेलू शौचालय की व्यवस्था अगर नहीं हो पाई है, तो संभावित तौर पर उन्हीं के घरों में बीमारी की भी बीमारी होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर हम एक पब्लिक हेल्थ के दृष्टिकोण से देखें तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई रह जाए, और विशेषकर हम ये नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोग रह जाएं जिनको जिन जो जो वैसे भी गरीब तबके के हैं। अब सवाल ये आता है कि क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का जो पहला चरण है वो अंत हो चुका है, दूसरे चरण में और चीजों पे जो ODF प्लस प्लस पर जोर दिया जा रहा है, तो संभावना यह है कि जो रह गए हैं उनको शायद प्रोत्साहन राशि उपलब्ध भी नहीं हो पाएगा अगर वो अपने घर पर शौचालय का निर्माण करना भी चाहें तो ये एक चुनौती होगी कि जो लास्ट माइल एक हिसाब से जो रह गया है उन तक हम कैसे पहुंच पाए। फिर सवाल ये आता है कि जो शौचालय जो बने भी हैं, क्या ये शौचालय उस परिस्थिति को देखते हुए वो अनुकूल है, वो सही है? अब उदाहरण के लिए अगर देखें तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बहुत जोर दिया गया कि ट्विन लीच पिट टॉयलेट का निर्माण होना चाहिए, पर जिस क्षेत्र में बाढ़ की निरंतर होने की संभावना है या जहां भूजल का स्तर ऊंचा है, तो क्या ऐसी परिस्थितियों में ट्विन लीच पिट टॉयलेट सही है, या हमें और वैकल्पिक टॉयलेट डिजाइन की सोचनी चाहिए? ये जो शौचालय जो बने हैं ये क्या इंक्लूसिव है? क्या ये उम्र के हिसाब से क्या ये महिलाओं के लिए, विशेषकर वृद्ध अवस्था में जो लोग हैं या महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जो विकलांग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? तो अगर हम वर्तमान की भी अगर प्रगति अगर देखें तो तब भी कुछ सवाल आते हैं जो हमें शायद जिनके जवाब तलाशने की जरूरत है। इसी तरह अगर हम पानी की, अगर हम पेयजल की बात करें और स्वच्छ पेयजल की बात करें, तो सवाल इसमें भी ये आता है कि क्या कोई राज्य स्तर पर व्यवस्था है जिससे कि ये पुष्टि की जा सकती है कि वाकई हर घर में नल के माध्यम से पानी उपलब्ध हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, और अगर हो पा रहा है तो ये क्या निरंतर उपलब्ध होता है? क्या इसकी ये अश्योर्ड है इसकी सप्लाई?
जो जल का स्रोत है क्या वो अपने आप में टिकाऊ है, कि ऐसा तो नहीं है कि गर्मी के समय में पेयजल का स्तर, अगर भूजल का स्तर नीचे चला जाता है तो फिर उपलब्ध नहीं हो पाएगी लोगों को पानी की व्यवस्था। जो वार्ड कमेटियां हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक हिसाब से इसकी पूरी सार संभाल करें, क्या इनके पास जानकारी है, कौशल है कि वो इन पेयजल की स्कीम को संभाल पाए निकट भविष्य में? क्या इन वार्ड कमेटियों की कौशल को बढ़ाने में, उनकी जानकारी बढ़ाने में क्या हमने पर्याप्त मात्रा में प्रयास की है कि इनकी हम कैपेसिटीज को डेवलप करें ताकि वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स का खुद वो संभाल पाए? क्या ग्राम स्तर पर प्रशिक्षित लोग हैं जो इन स्कीम्स को मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं? अगर पंप खराब हो जाए तो कोई है जो देख पाए कि वो पंप की वहीं मरम्मत हो पाए या कहीं ले जाना पड़े? बिजली के कनेक्शन में अगर कुछ त्रुटियां आ गई तो उसको क्या वहीं गांव स्तर पर सुधारा जा सकता है? पाइप में अगर लीक हो गया है तो क्या लोग हैं जो इस व्यवस्था को कर पाएंगे? क्या हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि जहां हम निरंतर पानी की जांच कर पाए, पानी की गुणवत्ता की जांच कर पाए? क्या हम ये सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि जो पेयजल जो उपलब्ध भी करवाया जा रहा है क्या वो स्वच्छ है, सुरक्षित है? अगर नहीं है तो क्या ग्राम स्तर पर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है जो ये सुनिश्चित कर पाए कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो पा रहा है? अगर हम जरा इस पानी की गुणवत्ता को लेकर अगर और थोड़ी गहराई में जाने की कोशिश करें तो ये 3 स्लाइड हैं जो बताती हैं। अगर आप इसको देखें तो ये दिखाता है ग्राफ कि आर्सेनिक कहाँ उपलब्ध है बिहार के संदर्भ में। और ये अगर आप देखें तो बात में दिलचस्पी है कि मतलब ये महत्वपूर्ण है ये पहचानना कि जहाँ गंगा बहती है उसके लगभग इर्द गिर्द दोनों तरफ आर्सेनिक की कंटेमिनेशन नजर आ रही है। और ये जो लाल में जो है जो दर्शाए गए हैं ये बताते हैं कि कहाँ आर्सेनिक की कंटेमिनेशन ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये अपने आप में हमें समझने की जरूरत है कि आर्सेनिक काफी मात्रा में मध्य बिहार में जहाँ गंगा बहती है उसके इर्द गिर्द पाया जाता है। अगर हम फ्लोराइड की देखें तो दक्षिण बिहार में फ्लोराइड की मात्रा लगभग 4,000 ऐसी बस्तियां हैं पीएचईडी के आंकड़े के अनुसार जहां की फ्लोराइड की मात्रा जो एक्सेप्टेबल लिमिट्स है उससे अधिक पाया जाता है। और इसी तरह अगर हम आयरन की देखें तो आयरन की कंटेमिनेशन लगभग 18,000 ऐसे आबादियां हैं उत्तर पूर्वी बिहार में जहां आयरन की कंटेमिनेशन की। अब हम देखिए आर्सेनिक की बात कर रहे हैं, फ्लोराइड की बात कर रहे हैं, आयन की बात कर रहे हैं, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन तो संभावित तौर पर और भी व्यापक तौर पर उपलब्ध होगा। हैंडपंप बहुत सारे हैं और 2011 की सेंसस ये बताती है कि उस समय लगभग निर्भरता हैंडपंप पे लगभग 80% थी। कुछ सालों पहले हमने कुछ जिलों में जानकारी एकत्रित किया और वहां भी ये निकल कर आया कि बहुत सारे लोग हैंडपंप पे निर्भर होंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर पाइप के माध्यम से हर घर पर नल उपलब्ध करवाया जा रहा है तो फिर इन हैंडपंप्स का क्या होने वाला है? क्या ये एक विकल्प के तौर पर रहेंगे? क्या निरंतर इनकी सार संभाल होती रहेगी? क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिन हैंडपंप्स में गुणवत्ता पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है उनको बंद कर दिया जाए ताकि लोग उसको पुनः इस्तेमाल ना करें? अगर हम ये पानी की गुणवत्ता की जांच की अगर हम व्यवस्था देखें बिहार में तो एक राज्य स्तर पर एक लैब है, 38 जिले स्तर के लैब हैं, कुछ सब डिविजनल लैब्स 75 हैं और 9 मोबाइल लैब हैं। पर आश्चर्य की बात है कि सिर्फ पूरे राज्य में सिर्फ एक लैब है जो एनएबीएल एक्रेडिटेड है। और कहीं ना कहीं ये भी एक चुनौती का मसला है कि हमें ये व्यापक स्तर पर हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर जिले में कम से कम एक एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब हो जिसकी क्वालिटी की जांच, उसके रिपोर्ट जो है उनकी एक मान्यता हो सरकार द्वारा। अब अगर हम देखें कि और क्या चुनौतियां हैं जो निकल कर आ रही हैं सैनिटेशन को लेकर, ना सिर्फ बिहार के संदर्भ में पर ये अन्य राज्यों में भी जो नजर आ रहा है।
पहला तो ये है कि स्वच्छ भारत मिशन में जबकि बहुत मात्रा में घर स्तर घरेलू शौचालय बने गए, पर उनमें कई जगह ये देखा गया है कि एक तो ये है कि वो इकोलॉजी के अप्रोप्रिएट नहीं है। जैसे मैं उदाहरण पहले दे रहा था कि जहाँ भूजल का स्तर ऊंचा हो या जहाँ बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में शायद डिजाइन ट्विन लीच पिट शायद उपयुक्त नहीं है और हमें वैकल्पिक डिजाइन की सोच करनी चाहिए। पर यह भी हो सकता है कि लोगों ने टॉयलेट का निर्माण किया और उसमें और मरम्मत की जरूरत है। हो सकता है कि कुछ पथरीली इलाके हैं दक्षिण बिहार में जहाँ की दो लीच पिट नहीं बन पाए और एक ही पिट बना, तो वो शायद भरने की संभावना है, तो उसको रेट्रोफिट करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो जो चुनौती आती है वो ये है कि हमें, क्योंकि व्यापक स्तर में और बहुत कम अवधि में ये शौचालय बने गए, तो ये आप मानकर चलिएगा कि कहीं ना कहीं इनको रेट्रोफिट और सुधार करने की आवश्यकता होगी। दूसरा जो चुनौती जो निकल कर आ रहा है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर है। वेस्ट कूड़े की का सेग्रीगेशन, उसका कलेक्शन, उसकी ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। और आज की तारीख में बहुत सारे गांवों में, अधिकांश गांवों में सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अगर सॉलिड वेस्ट का अगर सही प्रबंधन नहीं हो पाता है तो उसका पानी के जो जल स्रोत हैं उस पर भी असर पड़ता है। तो तीसरी जो चुनौती है वो ये है कि जहाँ काफी मात्रा में या अधिक मात्रा में सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया, तो वो सेप्टिक टैंक को खाली करने पड़ेंगे कुछ समय बाद। या अगर सेप्टिक टैंक नहीं बनाया गया है और एक नियर कंटेनमेंट स्ट्रक्चर, एक टैंक नुमा बना दिया गया, टॉयलेट से जोड़ा गया है, तो उसको भी खाली करने की आवश्यकता होने वाली है। पर ये जो मल है इसके क्या प्रबंधन की व्यवस्था है? ग्रामीण इलाकों में तो कोई सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, सुअर नेटवर्क्स नहीं होते हैं। तो शायद हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो रूरल फीकल वेस्ट मैनेजमेंट पर हमें शायद ध्यान देने की जरूरत है, ताकि कम से कम ये सुनिश्चित कर पाए कि जो वेस्ट निकल कर आता है फीकल वेस्ट, उसका वही विकेंद्रीकृत तौर पर सही और सुचारू सुरक्षित प्रबंधन हो पाए। चौथा जो है वो है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, जो ग्रे वाटर जो निकल कर आता है। अगर हर घर में नल है तो संभावित तौर पर हर घर से जो वेस्ट वाटर जो जनरेट होने वाला है उसकी मात्रा बढ़ने वाली है। जहां हम मटके में पानी भर कर ले आते थे, तो एक तो सीमा थी कि हम कितना पानी लेकर आते, और दूसरा जो है संभवतः संरक्षण के भी हमारे व्यवस्थाएं जो है वो सीमित होती। पर अगर हर घर पर नल हो जिसमें पानी सुनिश्चित तौर पर, मतलब सवेरे सवेरे शाम या दिन में 2 बार या 1 बार नियमित तौर पर उपलब्ध हो, तो संभावना है कि जो हर घर से जो वेस्ट वाटर निकलेगा इसकी मात्रा भी बढ़ेगी। तो हमें ये देखनी पड़ेगी कि इसकी प्रबंधन की व्यवस्था क्या है। अनुभव ये बताता है कि जहाँ घरों में ग्रे वाटर की डिस्चार्ज, वेस्ट वाटर का जो निकलना जहाँ बढ़ जाता है, तो अनुभव ये बताता है कि अधिकांश तौर पर जो लो लाइंग एरियाज है गांव में, जहाँ तालाब हैं, जहाँ तो उन जगहों में जाकर ये पानी, ये वेस्ट वाटर एकत्रित होता है, जिससे कि ये संभावना है कि भविष्य की भूजल पर भी इसका असर, कंटेमिनेशन की संभावनाएं बढ़ जाएगी। कि ना सिर्फ वो तालाब और जल स्रोत जो है वो कूड़े, मतलब वेस्ट वाटर से भर जाएंगे, पर ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन की भी चिंताएं रहेगी। और अगर पानी, वेस्ट वाटर अगर एकत्रित होता है तो उसके अन्य पब्लिक हेल्थ रिलेटेड चिंताएं भी हैं। और आखिरी जो सवाल है वो ये है कि जो पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट्स जो बने हैं, इनकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस की क्या व्यवस्था है? क्योंकि अगर इनकी अगर सुचारू व्यवस्था नहीं हो पाती है, प्रबंधन नहीं हो पाता है, अगर ये स्वच्छ नहीं है, तो लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे और बाहर ही जाएंगे। तो इसको हमें समझने की जरूरत है। इसी तरह अगर हम पेयजल को लेकर क्या चिंताएं हैं, इस पर थोड़ा ध्यान आकर्षित करें, ना सिर्फ बिहार के संदर्भ में पर अन्य जगहों में भी। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे पास गांव के स्तर पर वाटर क्वालिटी, पानी की गुणवत्ता की जांच करने की, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग करने की एक सुचारू व्यवस्था की हमें जरूरत है। कुछ साल पहले हमने कुछ बिहार के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट लैब्स जो है उनकी एक समीक्षा की थी, एक विश्लेषण की थी। और
इन डिस्ट्रिक्ट लैब्स को NABL एक्रेडिटेशन अगर लेना है तो इनमें शायद और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और ट्रेन्ड लोगों की जरूरत है। पर कहीं ना कहीं हमें ये भी समझने की जरूरत है कि ये जो लैब जो है, अगर ये निरंतर अगर इनको चलना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके लिए पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, रिकरिंग कॉस्ट होंगे, ना सिर्फ तनख्वाहों की बट कंज्यूमेबल्स की। अगर जाकर सैंपल इकट्ठा करना है तो ट्रैवल कॉस्ट हैं उससे जुड़े हुए। पर अगर आज की तारीख में अगर देखें तो जो न्यूनतम जो सैंपल जो एक डिस्ट्रिक्ट लैब को कलेक्ट करना पड़ता है मासिक तौर पर, और अगर हम ये देखते हैं कि अगर हम प्राइवेट लैब में उसकी टेस्ट कराते हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट लैब में जो न्यूनतम जो सैंपल जो टेस्ट करने होते हैं, अगर उसका हम खर्चा भी लगाएं तो जो तनख्वाहें लोगों की वो भी नहीं निकल पाएंगी। अब अधिकांश जिलों में ये देखा गया कि जिनकी जिम्मेदारी है स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की, उनमें से किसी को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि भाई डिस्ट्रिक्ट लैब का भी प्रबंधन वो ही करे। और सवाल ये आता है कि क्या जिनको सुविधा उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी दी जाती है, क्या उस व्यवस्था की गुणवत्ता का भी जांच क्या उन्हीं को करना चाहिए, या इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था हमें सोचने की जरूरत है। तीसरा जो है कि अनुभव ये बता रहा है कि जब हम प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो अधिकांश तौर पर बिना जांच की या जांच आधारित हम टेक्नोलॉजीज का चयन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ये देखें जिस तरीके से रिवर्स ऑस्मोसिस बेस्ड सिस्टम्स जो है का प्रचलन हुआ है, बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे गांवों में जहां शायद रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम की जरूरत भी नहीं है वो लगाई गई है, क्योंकि एक कोई संबंध नहीं है एक्चुअल वाटर क्वालिटी एंड चॉइस ऑफ प्यूरिफिकेशन सिस्टम का। तो सबसे पहले हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भाई प्यूरिफिकेशन सिस्टम का चयन वाटर क्वालिटी की टेस्ट के आधार पर होना चाहिए। दूसरा है कि हमें यह भी समझनी चाहिए कि भाई प्यूरिफिकेशन सिस्टम पर एक बार तो मान लीजिएगा कि हम खर्चा कर लेंगे, पर इनके रिकरिंग कॉस्ट भी होंगे। मेम्ब्रेन्स हैं जिनको बदलने पड़ेंगे, फिल्टर मीडिया है जिनको बदलने पड़ेंगे। और अगर हम बात ये कर रहे हैं कि ये व्यवस्था जो है एक विकेंद्रीकृत तौर पर वार्ड समितियां और पंचायत स्वतः इनको संभालने वाले हैं, तो इसका खर्चा कहां से निकलेगा? तो क्या ये सरल है मेंटेन करने के लिए? क्या वो इस कॉम्प्लेक्स प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स को संभाल सकते हैं? क्या निरंतर जो इस पे सालाना जो खर्चा जो आते हैं, क्या वो उसको निकाल पाएंगे? इसको भी समझने की जरूरत है। चौथा जो है वो ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि पंचायत या वार्ड समितियां जो हैं इनको इस पेयजल की व्यवस्था को जो है वो स्वयं संभाले, तो इनके जो जुड़े हुए जो खर्चे हैं वो निकलेंगे कहाँ? अब ये तो स्पष्ट है कि जो 15वां वित्त आयोग के जो एलोकेशन है उसके अंतर्गत लगभग 60% टाइड फंड्स के रूप में आता है, जो 15th फाइनेंस कमीशन के एलोकेशन है जो पंचायत को उपलब्ध होता है। और जो 60% जो टाइड है उसमें से 30% आप आधा खर्च कर सकते हैं आप पेयजल की व्यवस्था, सोर्स सस्टेनेबिलिटी, इन सब चीजों में। तो कुछ खर्चे तो यहाँ से निकल आएंगे, पर क्या ये पर्याप्त होंगे उस पूरे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए? कि अगर ब्रेकेज हो, लीकेज हो, पंप खराब हो जाए, मोटर जल जाए, तो उसके क्या खर्चे निकाल पाएंगे? लोग जो इसकी व्यवस्था में जुड़े रहेंगे, जिनको चालू करना पड़ेगा पानी, जो पंप ऑपरेटर हैं, जो लाइंस की मेंटेनेंस की व्यवस्था करते हैं, क्या उनके खर्चे निकल पाएंगे? तो क्या हमें इस पर सोचने की जरूरत है कि क्या समुदाय आपके घर के स्तर पर क्या कुछ यूजर चार्ज या टैरिफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इस व्यवस्था को संभालने के लिए? और अगर मान लीजिएगा कि हम ये कह रहे हैं कि घर के स्तर पर यूजर चार्जेस या टैरिफ नहीं होने वाले हैं, तो सिर्फ बिजली का ही अगर हम बिल ले लें, अगर हम ये भूल जाएं कि पाइप की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, मोटर संभवतः खराब हो सकता है, पंप में दिक्कतें आ सकती हैं, तो सिर्फ बिजली के खर्चे देने के लिए क्या सरकार इसको भविष्य तक में इसकी भुगतान करने वाली है? या अगर पंचायत से अपेक्षा है करने के लिए, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि भाई उनके पास और क्या वैकल्पिक स्रोत हैं, कहाँ से वे वित्तीय संसाधन जुटा पाएंगे कि इन खर्चों को वो वहन कर पाए।
और आखिरी जो चुनौती जो आती है वो इससे जुड़ा हुआ है कि विशेषकर दक्षिण बिहार में क्या हम ये इस पर सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं कि जो पानी का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो टिकाऊ है कि नहीं है? क्या हमारे पास कोई कार्यनीति है रिचार्ज करने की? एक योजना है? क्या हम लोग ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर पर्याप्त मात्रा में ध्यान दे रहे हैं और खर्च कर रहे हैं? क्या हमने ये पहचान की है कि रिचार्ज जोन्स कहाँ हैं हमारे गांव में, जहाँ की हमें वाटर की इन्फिल्ट्रेशन, वाटर कंजर्वेशन के एफर्ट्स को बढ़ाने की जरूरत है? क्या हम ये देख रहे हैं कि अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है तो क्या हमारे जो पारंपरिक जो जल स्रोत हैं, जो कुएं हैं, जो तालाब हैं, क्या इन पर हम काम कर रहे हैं ताकि कम से कम इनमें वर्षा का पानी एकत्रित हो सकता है और धीरे धीरे वो रिस कर भूजल के स्तर भूजल को रिचार्ज करें। और कुछ अन्य चिंताएं हैं जो मुझे लगता है कि सोचने की जरूरत है। अब तक ज्यादातर हम लोग ग्रामीण संदर्भ में बात कर रहे थे, पर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जिस रफ्तार से हमारी शहरों की जो आबादी बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे शहरों में भी जो वाटर सैनिटेशन की जो व्यवस्था है उस पर हमें सोचने की जरूरत है कि क्या शहरों में हर घर पर नल की व्यवस्था से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है? क्या वो स्वच्छ है, सुरक्षित है? क्या हमारे शहरों में फीकल स्लज ट्रीटमेंट की व्यवस्था है? क्या सुअर नेटवर्क्स हैं जिससे कि हर घर को जोड़ा गया है, जिससे कि सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में जाएं और इसकी प्रबंधन हो पाए? क्या हम ये रिसाइकलिंग, रीयूज ऑफ वाटर पर काम कर रहे हैं, या यही होने वाला है कि पानी, शहर का जो पानी है वो बिना ट्रीट हुए वापस जो है किसी नदी या तालाब में चले जाए, और जिससे कि नीचे डाउनस्ट्रीम जो लोग रहते हैं उन पर असर पड़े इसका? क्या हमें शायद ये पहचानने की जरूरत है कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो इतने बड़े होंगे, जिनकी जनसंख्या इतनी होगी कि अब वो छोटे शहर दिखने लग गए हैं। हम लोगों ने कोशिश की है देखने की कि बिहार जैसे राज्य में ऐसे कितने गांव हैं जो जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक हो चुकी है। और आश्चर्य ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े गांव हैं जहां जो या तो अभी से ही छोटे शहरों की तरफ नजर आने लग गए हैं या भविष्य में हो जाएंगे। इसी तरह सेंसस टाउन भी है। तो क्या इनकी जो संदर्भ में नीति जो है हमारी अलग होनी चाहिए वनस्पत की, दूर दराज के छोटे गांव की? अगर मल्टी विलेज स्कीम है और विशेषकर ऐसे इलाकों में जहाँ की सरफेस वाटर उपलब्ध नहीं है या ग्राउंड वाटर का स्तर नहीं है, और मल्टी विलेज स्कीम्स की कल्पना की जा रही है, तो जहाँ मल्टी विलेज स्कीम है तो वहाँ क्या गवर्नेंस की व्यवस्था है? क्या वहाँ पंचायतों को जोड़ा जाएगा? जितने भी पंचायत उस मल्टी विलेज स्कीम में जुड़े हुए हैं, जो उसकी प्रबंधन, मल्टी विलेज स्कीम के प्रबंधन में जिनकी देखरेख की कोई जिम्मेदारी होगी, या कम से कम जो उस स्कीम को चला रहे हैं उनकी जवाबदेही क्या उन पंचायतों के प्रति, इसकी कोई व्यवस्था सोची गई है? क्या वार्ड कमेटी, पंचायत तैयार है कि वो भविष्य में पेयजल की व्यवस्थाओं को स्वयं विकेंद्रीकृत तरीके से चलाने के लिए तैयार है? क्या हमें सोचने की जरूरत है कोई पब्लिक यूटिलिटी की जो मदद करे इस पूरे ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम्स को संभालने के लिए? क्या व्यवस्थाएं हमारे पास अकाउंटेबिलिटी की, कि अगर मान लीजिएगा कि सर्विस उपलब्ध करवाया जा रहा है, भले वो वार्ड समिति कर रहा है, ग्राम पंचायत कर रहा है, या सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है, और उनकी जवाबदेही के लिए क्या व्यवस्था है? कि अगर मान लीजिएगा कि ग्राहक हैं जिनको लगता है कि उनको उपयुक्त पानी नहीं मिल रहा है या सुरक्षित पानी नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी बात को कैसे रख पाए, उसकी क्या व्यवस्था है? और आखिरी जो सवाल है वो ये है कि जब हम अगर हम आंगनवाड़ी की बात करें या स्कूल की बात, विद्यालय की बात करें या स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, तो वहाँ क्या पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन वाटर, हाइजीन की व्यवस्था है? क्या वो उपयुक्त है? अब आंगनवाड़ी में अगर बच्चे 2 और 5 वर्ष के बीच में हैं तो नल का किस हाइट पे लगना चाहिए?
अगर विद्यालय में अगर मान लीजिएगा कि 100 छात्र हैं, तो 100 छात्रों के लिए कितने शौचालय होने की आवश्यकता है। अगर किशोरियां हैं तो उनकी माहवारी के दौरान उसकी स्वच्छ प्रबंधन करने की क्या व्यवस्था है विद्यालय में, इन सब पर शायद ध्यान देने की जरूरत है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा, और अगर कोई भी सवाल है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, कोशिश करूंगा। Thank you very much, sir, for this very informative and enriching session and the information that you have provided to all of us. You have very rightly pointed out that there has been a substantial progress in the access to clean drinking water and sanitation, but still there are many issues that need to be addressed and challenged, like the need for a robust mechanism to assess the actual coverage of individual toilets, the issue of exclusion, grey water management, solid liquid waste management, and a mechanism for the monitoring of the water quality testing and of the labs, and a host of other issues which seriously need to be addressed and which need to be given a serious thought. So now I would request our participants to participate in the question answer session, which will be open now. You can either raise your hand to ask a question, or you can type your question in the chat box, which sir will take. Okay. Any questions? Okay. There is one question in the chat box, sir. I will just read it out. I can see it. Should I respond to that? Okay. Thank you. So Sarla, in an ideal situation, we should look at individual household toilets. That should be the first priority, that we find the possibility of creating an individual household toilet, irrespective of whether someone lives in a low income settlement or otherwise. Now, there might be another issue, which is that in some parts of the country, non-notified slums do not have access to, are not recognized by the government, and therefore they might not be willing to make investments in individual household toilets there. But that we have to find a way past. So the first priority has to be individual household toilets. And if we can't, because of space constraints, actually ensure that there's an individual household toilet, then we have to look at community toilets for people to manage. And one of the challenges which has persisted throughout the country is with regard to operation maintenance of public toilets and community toilets. And so we have to look at community toilets where you're first ensured that there is appropriate maintenance, regular maintenance and cleaning of these toilets. In many places, to be able to cover the cost of operation maintenance, either there's a monthly charge or per use. Sometimes that itself can become a deterrent for families to use it. And so, but there is enough experience about how to run good community toilets, how to manage and maintain them. And so that's good. So if you can't have individual household toilets, you have to look at community toilets. The soak pit, Anand, the soak pit is useful and essential for grey water management at a household level. It'll deal with your grey water problem. It is not appropriate for your black water or your fecal matter at all. But actually, we should be looking at, particularly in areas where which are not flood prone or which have a high water table, we should encourage, especially if pipe water supply is going to become a reality at a household level, we have to encourage household soak pits so that the wastewater that is being generated can be managed at a decentralized level. So if you reduce the amount of wastewater being generated at a community level,
then the requirement to treat wastewater through centralized systems will go down. So the principle should be to treat it at a decentralized manner to the extent possible. कि अगर घर पर अगर सोखता गड्ढा बना सकते हैं तो उसको बनाइए. अगर मान लीजिएगा कि ओवरहेड टैंक है, वहां लीक होने की संभावना है, तो वहां बनाइए. अगर गली है और उसके अंत में 4-6 घरों को जोड़कर एक सोख बनाना है तो बनाइए. कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी हम विकेंद्रीकृत व्यवस्थाएं करेंगे ये इस वेस्ट वाटर के प्रबंधन के लिए, उतना कम आवश्यकता हो जाएगी सेंट्रलाइज्ड कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग सिस्टम्स की. Another question on so for waterlogged areas, you have multiple solutions. You can either look at eco-sand toilets, or you can look at raised toilets. You'll have to raise the toilet, and you can look at septic tanks also, but you'll have to raise it above above what's likely to be your flood level. It is more expensive, but it is possible to do that. But the fact is that twin leach pit toilets definitely are not a good option in there. But you see, the challenge is that if you're going to look at toilets which are appropriate for areas which are flood prone or which have waterlogging or a high water table, the investment cost to make it safe is of a much greater magnitude than was available as an incentive during Swachh Bharat mission. And that's going to be a constraint, that what is now the incentive for individuals to invest more money to make it safe and a safely managed solution. And that's going to be, and that's why this retrofitting issue is going to become a big problem for us. I think Mrityunjay has a question about that people have been left behind. Also, the issue of problem of O&M and cost increase. So the guidelines for Jal Jeevan Mission, Mrityunjay, are very clear. बहुत स्पष्ट हैं. और जो जल जीवन मिशन के गाइडलाइंस में जो कल्पना की गई है वो ये है कि इसकी व्यवस्था विकेंद्रीकृत होनी चाहिए. ना सिर्फ कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, सामुदायिक अंशदान होना चाहिए, पर साथ साथ हर परिवार को जो है मासिक तौर पर या जो भी समुदाय स्वयं तय करता है एक अंशदान देनी चाहिए. आप उसको यूजर चार्जर कहें या आप टैरिफ कहें, पर उनको हिस्सा राशि देनी चाहिए ताकि इसके खर्चे जो हैं वो संभल पाए. पर पेयजल एक राज्य का विषय है और ये हर राज्य को फैसला करना पड़ेगा कि वो क्या आर दे गोइंग टू अडॉप्ट अ सिस्टम ऑफ यूजर चार्जेस एंड टैरिफ्स और नॉट. And this is a state issue. So while the guidelines are clear, there are going to be gaps with regard to this. The second problem is with this, and the bigger worry about those who've been left behind with sanitation is that while if you look at SBM 2.0 guidelines, they very clearly talk about leaving no one behind. I'm not seeing any expenditure on incentives for individual household toilets. So if the guidelines are talking about leaving no one behind, so there is obviously an acceptance in the guidelines or a recognition that there are some families who do not have a toilet. But why is it that there are no financial incentives? मैं किसी राज्य में ये सुन नहीं रहा हूं कि लोगों को अभी भी अगर किसी के घर में अगर शौचालय नहीं है और वो बनाना चाह रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन राशि उपलब्ध होता है. And the worry here is that what has then happened is that those who are likely to be vulnerable, those who are likely to get left out of access to developmental schemes in any case, are also likely to be those who got left out of the individual household toilet. Now, if the most vulnerable do not gain access to an incentive, how do we expect them in the near future to be able to gain access to a toilet? And so I think this is something that's going to require a lot of effort, engagement at a state level to be able to solve this problem. Not Bihar is suffering from. See the problem of ponds, wetlands. Some of it is we've contributed to the problem. It's not just a problem created by the state. We have to recognize that citizens have a responsibility for also ensuring that traditional water bodies are conserved, rejuvenated, revived, maintained. Now, over a period of time, when there was no access to other services,
there was a reliance on traditional water bodies for a wide variety of reasons. So in parts of Madhubani, parts of Muzaffarpur, you would have had ponds which were used for fishing, where ठेका छूटता था सालाना, ताकि लोग मछली पालन मत्स्य पालन कर पाएं तालाबों में. Now, if there was an intrinsic part, there was a relationship between livelihoods and life and these water bodies. Now, when you started to get hand pumps, motorized systems for delivery of water, overhead tanks, stand posts, the dependence of communities on these water bodies to meet their water requirements started to diminish. And over a period of time, communities didn't continue to look after their water bodies, and the government also ignored it. So if you were to look at, so in many instances, water bodies have been encroached. In many instances, the drainage channels which allowed for water to drain into water bodies have been blocked or clogged or filled with solid waste. So we need a large community effort. We're also going to need state investment if we're going to revive our traditional water bodies. The other challenge, intrinsic, and this is not just a problem in Bihar, but is also seen through the Indo-Gangetic plain, through UP, Bihar, all the way to West Bengal, is that we have paid very little attention to understanding the relationship between surface water and groundwater. And the reality is that they have a very close relationship. So we tend to see it in isolation. कि अगर हमारे पास नदी है, नदी में पानी है, तो हमें लगता है कि भूजल पे हमें कोई जान देने की जरूरत नहीं और इसका कोई रिश्ता नहीं. जबकि असल में जो है, अगर your surface water has a very clear impact on your groundwater levels also will lead to discharge and maintenance of supply of surface water bodies. And I don't think we've spent enough time looking at it. I am struck by the fact that when you look at Jal Jeevan Mission or you look at state level schemes for pipe water supply, state groundwater boards have never been consulted. कोई भूजल विभाग से ये नहीं पूछता है कि किस इलाके में भूजल आधारित स्कीम हो सकते हैं पेयजल के, कहाँ सरफेस वाटर के अलावा और कोई विकल्प तलाशने पड़ेंगे जहां मल्टीपल स्कीम्स हैं. These decisions, no one's consulting the groundwater department, either state or central. So in some sense, we are continuing to use groundwater without even consulting those who have the expertise in it. And that, I fear, is going to lead to another problem because our over-reliance on groundwater continues to increase by the day, by the year. And that's not something that we're able to solve for. Have I missed anything, Dr. Mishra? No, I think most of the questions have been covered, sir. There is one question like, what is your view on e-toilets? So, I think that we're to start as simply as we can. The more complex we try and make life, the more harder it's going to be to maintain all of these solutions. So I think it's important to look at low cost, appropriate technology to the extent possible. And that needs to be the focus. I know that, for example, particularly with regard to operation and maintenance of community toilets, public toilets, we're now seeing significant investments in the Internet of Things, in placing sensors to ensure that when the odor in a toilet goes beyond a certain limit, it automatically lets you know that you have to clean the toilet. Water levels, it is monitoring. There are sensors which tell you how many people have used the toilet and automatically decide whether they should be cleaning. They all have a relevance. But at the end, we have to start small. We have to start with simple solutions to the extent possible. Because all of these require maintenance, all of these require energy. And I would suggest that therefore the first principle of the design should be to look at low cost, appropriate, easy to maintain solutions. And if you have in a city like Patna, you could possibly look at having e-toilets where energy might be more reliable, it might be easy to maintain these systems. But in a community context in rural areas, I'm not so sure. I think we have covered almost all the questions in the chat box, sir.
Sir, I have one query. Like retrofitting is a very big challenge which is going to come with respect to the toilets usage. तो हमने पास में देखा है कि इवन जो वल्नरेबल सोसाइटी हैं जो टॉयलेट बनाने के लिए समर्थ नहीं होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, 12,000 जुगाड़ने में भी उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो सर रेट्रोफिटिंग उनके लिए मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा, राइट? तो कंटिन्यूअस यूसेज जो सस्टेनेबिलिटी की लोग बात कर रहे हैं ओडीएफ प्लस में, दैट इज अगेन वी आर गोइंग अहेड इन दैट डायरेक्शन। तो इस पर्टिकुलर केस में सर उन लोगों के लिए रेट्रोफिटिंग के लिए क्या सॉल्यूशंस हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं? देखिए, कुछ परिवार हैं जो शायद अपनी संसाधन जुटा पाएंगे रेट्रोफिटिंग करने के लिए, पर अधिकांश नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि सरकार को मदद करनी पड़ेगी इसमें। वो इसलिए कि अगर वो मदद नहीं करें और रेट्रोफिट नहीं करें तो वो फीकल वेस्ट निकलेगा और उसको डिस्पोज करना पड़ेगा सेफली। अब मान लीजिएगा कि आपने लोगों को कहा कि भाई आप शौचालय इस्तेमाल करिए, पर अगर मान लीजिएगा कि वो टंकी जो बनी है अगर वो सही मायने में लीच पिट नहीं बना है, अगर सही मायने में वो सेप्टिक टैंक नहीं बना है और आपको उसको खाली करना पड़े और आप उस मल को कहीं भी किसी खेत में या तालाब के किनारे या कहीं आप उसको छोड़ देते हैं, तो इतने बरस तक शौचालय इस्तेमाल करने की क्या फायदा हुआ? अगर आप उस मल को निकाल कर खाली करके फिर वापस वहीं खुले में डालने वाले हैं तो क्या मतलब हो? तो where you have inappropriate or poor toilet design, which is going to require emptying and safe disposal of fecal matter, you will need to then start to look at rural fecal waste management. And the state will have to do it. The government will have to put in capital to do this. It is better to start off by retrofitting. To the extent possible, make your toilet safely managed solutions so that the quantum of fecal waste that you need to treat goes down. I don't see a solution to this other than the state investing in many instances. Thank you, sir. And are there any more questions? I think we do not have more questions. We can move ahead, Dr. Raj. Yeah. Thank you, sir. I now invite Director DMI, Professor Devi Prasad Mishra, to deliver the vote of thanks. Thank you, Dr. Raj. It's a huge thank you, Mr. Madhavan. It's always been a learning experience every time I have heard you speak, and today was no exception. आपकी जो हर एक स्लाइड में जो पॉइंट्स आपने प्रश्न की तरह प्रेजेंट किए, वो कोई भी हम जैसे वॉश क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए वो हर एक प्रश्न एक तरह से एक दिशा निर्देश करता है कि किस तरह का स्टडी करना चाहिए और किस तरह का जानकारी हमें इकट्ठे करके हासिल करना चाहिए। एंड आई एम श्योर हम लोग वो करेंगे, आपके उसको बना के एक जो स्टडीज वगैरह अंडरटेकन करने की जरूरत है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से जो क्लेम्स और रियलिटी के बीच में कहाँ अंतर की संभावना है, अगर अंतर है तो उसके बारे में कैसे सोच के क्या किया जा सकता है, बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रेजेंट किए। एक चीज जो इस क्षेत्र में हम सबको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये इट्स ए ह्यूमंगस टास्क। इसके अंदर की हर एक लॉजिस्टिक्स, इसके मल्टी लेवल कोऑर्डिनेशन की भी इसके लिए जरूरत है। ग्राउंड अप हाउस होल्ड से लेके स्टेट की जो कैपेसिटी है जो उसको कोऑर्डिनेट करने के एट मल्टीपल लेवल्स का इसका कोऑर्डिनेटेड करने का जरूरत है। ना करने का संभावना दिखती नहीं है, क्योंकि ये इट्स ए ह्यूज इन अ स्टेट लाइक बिहार वेयर population density is more than 1100 per square kilometer with abundance of water in some parts and drought in other parts. इसको लेते हुए otherwise करने की एकदम it's like an imperative that it must be addressed. Thank you so much for accepting our invitation and a wonderful presentation, and it was a huge learning experience. Thank you so much, Mr. Madhavan. Thank you very much, Raj. Thank you, sir. Thank you once again.
for accepting our invitation to join as a guest speaker and for enriching us and for informing us. It was a great learning experience for all of us. And we are taking away some very important knowledge from you. And I hope all the participants must have enjoyed your session and must have gained a lot from it. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir.